Okay, so in our lecture two, we will continue uh, with example 7.6, right? हम जो हमारे पास हमारी मेन टेक्स्ट है ब्रॉम्पटन की, उसकी हम एग्जांपल्स कर रहे थे और हम पिछली क्लास में हमने 7.1 से लेकर 7.5 तक एग्जांपल्स को हमने डिस्कस किया था। अब हम कंटिन्यू करेंगे और 7.6 से हम स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, सो देखिए, जो एग्जाम्पल 7.6 है वो हमें क्या बता रही है। ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हैं, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगी, खासतौर पे कैलकुलेशन के हवाले से। ये आपको बहुत कुछ मालूम दे सके। तो ये कह रहा है कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। ओके, ये इसको आपके जहन में आना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। तो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ a simple pendulum placed in a railroad car that has a constant acceleration a in the x direction। a इसकी acceleration है और x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, देखिए अगर फर्ज करें हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम हो, तो उसके बारे में तो हम जानते हैं कि अगर हम उसको ज़रा सा उसकी मीन पोजीशन से अगर हम हटा दें, प्लग कर दें, तो वो टू एंड फ्रो मोशन करने लगेगा। और उस सूरत हाल में, और जैसे कि आपने इससे पहले देखा है, हमने 7.2 एग्जाम्पल की है कि वहाँ पर हमारे पास जो क्या होता था, एक्स इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द पेंडुलम। फर्स्ट लेंथ ऑफ द पेंडुलम एल है, एल साइन थीटा हो जाता था, और वाई इज इक्वल्स टू माइनस एल कॉस थीटा हो जाता था। ठीक है, ऐसे इक्वेशन थी। लेकिन अब की दफ़ा क्या है कि ये पेंडुलम जो है वो बुनियादी तौर पर कहाँ पर है। अभी जैसे मैं आपको फिगर दिखाता हूँ, और बल्कि दिखाने से पहले मैं ये करूँ कि यहाँ आपके सामने बना भी दूँ, तो आपको ये पता चल जाए कि हम दरअसल क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास वो रेलवे कार्ड है, और यहाँ से वो पेंडुलम जो है वो इसके छत के साथ लटका हुआ है, और ये कार्ड जो है विद सम एक्सेलरेशन ए, राइट, एक्स डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है। ठीक है, अगर फर्ज करें एक्सेलरेशन जीरो हो, तो ये सिंपल पेंडुलम है जो कि एक्स एल साइन थीटा और वाई माइनस एल कॉस थीटा से आप सॉल्व कर सकते हैं कि वाई की जो हमारे पास यानी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हम लेंगे, वाई ऊपर की तरफ होगा और एक्स जो है वो हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, तो ये सिंपल हमारे पास इक्वेशन हो जाएंगे। लेकिन चूंकि कार्ड जिसम एक्सेलरेशन ए मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये जो हमारे पास सिंपल हिस्सा था जो कि सिंपल पेंडुलम आ रहा था की तरफ से आ रहा था, जब हम हमारा रेलवे कार्ड रुका हुआ यानी कि ये सपोर्ट रुकी हुई हो, ये वहाँ से आया था। लेकिन चूंकि सपोर्ट जो है यानी कि जो सपोर्ट इस कार्ड के छत के साथ लगी हुई है, और ये पूरा कार्ड विद सम एक्सेलरेशन ए एक्स डायरेक्शन में प्लस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उस वजह से आप देखें कि ये हिस्सा भी आपके पास आ गया। ठीक है, ये एग्जैक्टली वही इक्वेशन है जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट क्लास में पढ़ी होगी, एक्स वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। तो ये पार्ट हमें बता रहा है कि वो टाइम टी में वो कितने आगे बढ़ गई है, क्योंकि हमें एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए। तो ये अगर टी इसको तो जीरो कर देंगे, सिर्फ ये इक्वेशन है हमारे पास, क्योंकि नॉर्मल सिंपल पेंडुलम की इक्वेशन है। जब हम इसमें टाइम ऐड करेंगे और ये एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा, तो हमें वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी ऐड करना पड़ेगा, फिर वी नॉट इज सम इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा लिया हुआ है कि जब एक्स इक्वल्स टू जीरो, यानी कि एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पे एक्स जो है वो जीरो है, एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पे ये हमने जो है वो इनिशियल कंडीशन दी हुई है सिस्टम। जब टाइम जीरो था तो एक्स इक्वल टू जीरो था, और एक्स नॉट जो है वी नॉट के बराबर था। क्योंकि वाई डायरेक्शन में हमारे पास कोई मोशन नहीं है, तो यानी कि कोई एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, तो वाई कुछ माइनस एल कॉस थीटा जैसे पहले था। ठीक है, अब चूंकि हमें काइनेटिक एनर्जी में एक्स डॉट वाई नॉट चाहिए होती है, तो हमने इसका एक्स डॉट ले लिया, तो यहाँ से वी नॉट आ गया, एक दूसरे को कैंसिल हुआ तो प्लस ए टी आ गया, और यहाँ से वही हमारे पास एल थीटा डॉट कॉस थीटा आ गया, और यहाँ पे हमने डेरिवेटिव लिया तो ये प्लस एल थीटा डॉट साइन थीटा आ गया। तो ये दो वेरिएबल्स की वैल्यू हमारे पास आगे एक्स डॉट और वाई डॉट। काफ़ी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे कि हमने इससे पहले देखी थी। ठीक है,
कि वाई डायरेक्शन में कोई चीज़ चेंज नहीं हुई है। तो वही काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जैसे कि पहले आ गई है। तो अब जैसे पहले हमने यू इक्वल टू एम जी वाई लिखा था, वाई की जगह हमने जो है वो माइनस एल कॉस थीटा हो गया, वो जगह हो गया। अब आप यहाँ पे एक्स डॉट स्क्वायर और वाई डॉट स्क्वायर की वैल्यू रखिए और उसको आप रख के स्क्वायर कर दीजिए। अब ये यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, तो वो मैं प्लीज़ आपके लिए छोड़ रहा हूँ। दिस इज अनदर होमवर्क कि एक्स डॉट और वाई डॉट की वैल्यूज आप रखिए और यू की जो वैल्यू वो अपना रखिए, और फिर आप देखिए कि आपके पास लैग्रैंजियन इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है। अब आप ये देखिए कि इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन चूँकि अगेन ये सिर्फ एक्स और वाई था, और हमारे पास कंस्ट्रेंट जो लग गई है वो एक इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट है हमारे पास, जो कि अगेन आप देख सकते हैं कि एक्स डॉट वाई डॉट एक्स डॉट स्क्वायर, या आप ये समझ लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये खास जो है वो लेंथ के बराबर ही रहेगा। तो एक इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट है हमारे पास। तो अब हमारे पास जो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट बचेगा वो सिर्फ एक है, और वो थीटा है, क्योंकि लेंथ फिक्स है। ठीक है। अब आपको करना ये है कि इस इस लैग्रेंजियन को इस्तेमाल करना है, और पोलर कोऑर्डिनेट में आपको ये साबित करना है कि थीटा डबल डॉट यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन इसके बराबर है। आपको थोड़ा सी मेहनत करनी पड़ेगी, बट आई थिंक इट इज़ वर्थ डूइंग। तो होमवर्क ये है, फिर इससे आप ये निकालेंगे, ये भी आपके पास होमवर्क है ना, हो तो आप मुझे बताइएगा। अच्छा, अब जब ये गाड़ी ये रेलवे कार्ड है, ये ऊपर से लेफ्ट से राइट की तरफ इस समय एक्सेलरेशन दे जा रहा है, तो एक ऐसा एंगल हमारे पास पॉसिबल है कि जिस जो कि इक्विलिब्रियम एंगल हो, और वो यकीनी तौर पे ये जो इक्विलिब्रियम एंगल होगा वो ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल स्ट्रेट हो, क्योंकि याद रहे कि जब ये गाड़ी आगे की तरफ बढ़ेगी तो ये पेंडुलम इस तरफ मूव करेगा। ठीक है। तो ये ख्याल रखिएगा। ठीक है। ये उसने जैसे यहाँ पे दिखाया है, जब ये आगे बढ़ रही है तो ये कोई इक्विलिब्रियम एंगल थीटा ई है, राइट। यहाँ पर के और ये हम उसको सेट कर रहे हैं कि जब फॉर एग्जांपल थीटा थीटा डबल डॉट जो है वो ज़ीरो है, राइट। जब भी हम ये कह सकेंगे कि हमारे पास इक्विलिब्रियम एंगल है, उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो इस तरह होगा कि हमने थीटा डॉट इस इक्वेशन में हमने ज़ीरो पुट किया, और यहाँ से ये ज़ीरो हो गया, और यहाँ पे हमने और क्योंकि एल क्योंकि कॉमन है तो इधर जाके हमने इसको बाहर निकाल दिया, तो एल तो ज़ीरो नहीं है, तो जी साइन थीटा ई प्लस ए कॉस थीटा ई, राइट। ये हमारे पास ज़ीरो है, तो यहाँ से हम ये टेंजेंट बीटा की टेंजेंट थीटा ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। बाद में कभी आप मुझे याद दिलाइएगा, इसके बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो ये हमारे पास जो है इक्विलिब्रियम एंगल आ गया उस वक्त कि जब सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो हो, और वो जो रेलवे कार्ट है वो विदाउट एनी एंगुलर वो वो उसकी क्या नाम है, रेलवे कार्ड की तो हमारे पास एक्सेलरेशन है जो कि ए है, लेकिन इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन कोई नहीं है। ठीक है। ये ख्याल रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरे ख्याल से मैं कहते वक्त शायद ये कह गया था कि ये रेलवे कार्ड जीरो नहीं, रेलवे कार्ड का एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, बल्कि रेलवे कार्ड के एक्सेलरेशन ये मौजूद है। लेकिन हमने जो है वो अपनी दफ़ा पेंडुलम की इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाली, क्योंकि नॉर्मली अगर हम आम हालत में हों तो जो इक्विलिब्रियम होती है तो बेसिकली स्ट्रेट होती है, थीटा को जीरो पे होती है। लेकिन अब चूंकि ये पूरा सिस्टम विद सम एक्सेलरेशन ए जा रहा है, तो अब जो हमारे पास जो नई जो बन रही है इक्विलिब्रियम एंगल जो थीटा ई है जो कि इस तरफ बन रहा है। ठीक। ये थोड़ा सा फर्क है। अच्छा, अब क्या किया जाए। अब याद रखें कि इसने एक वर्ड इस्तेमाल किया है स्मॉल ऑसिलेशंस का। ठीक है। स्मॉल ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है कि देखिए हमारे पास ये जो एंगल है थीटा, ठीक है, इसमें हम ये करते हैं कि एक बहुत स्मॉल एंगल का इजाफा करते हैं। अच्छा,
लिए कि हमने थीटा के अंदर इनफाइनेटेसिमल एडिशन की है, ठीक है। यानी कि ये इक्विलिब्रियम एंगल है, उस इक्विलिब्रियम एंगल से हमने ज़रा सा पुश किया। ये ऐसे ही है जैसे आम हालात में हमारे पास ये पेंडुलम है और उसको हम बहुत ही स्मॉल एंगल के ऊपर हम उसको पुश करते हैं, ठीक है। बहुत ज़रा सा हम इधर ले गए और यहाँ ले जाके छोड़ दिए, ठीक है। ये इसका मतलब है। तो जब भी हम कभी स्मॉल ऑसिलेशंस का जिक्र करेंगे तो हम हमेशा ये हरकत करेंगे कि जो हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन है या इक्विलिब्रियम एंगल है उसके अंदर हम ज़रा सा एडिशन करेंगे एंगल का, यानी कि पेंडुलम को ज़रा सा उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से हमने डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया, तो वो अपने मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन शो कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारे पास हम दोबारा वापस जाते हैं इस थीटा डबल डॉट वाली इक्वेशन में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ये जो इक्वेशन आ गई है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि अब हमारे पास थीटा सिर्फ थीटा नहीं है, बल्कि थीटा का मतलब क्या है, इसका मतलब है इक्विलिब्रियम एंगल प्लस हमने उसको ज़रा सा अपनी जगह से डिस्प्लेस किया है पेंडुलम। तो जब आपको पता है कि ये तो कांस्टेंट है, तो फिक्स वैल्यू है, ठीक है, वो तो चेंज नहीं हो, क्योंकि देखिए ए हमारे पास फिक्स है, अभी हम एक्सेलरेशन को चेंज नहीं कर रहे हैं, ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, जी कांस्टेंट है, तो अब आप थीटा ये निकालेंगे तो वो कांस्टेंट होगा। जब आप इसका टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा कि ये तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है, तो आपके पास थीटा डबल डॉट आ जाएगा। जब आपके पास, अब आप अगर पहला डेरिवेटिव निकाल सकते हैं टाइम को, तो आप डबल डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं, तो थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू थीटा डबल डॉट, ठीक है। नए वेरिएबल में हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, तो थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू ईटा डबल डॉट माइनस जी बाई एल। तो यहाँ थीटा था तो थीटा ई प्लस ईटा हो गया, यहाँ कॉस थीटा था तो थीटा थीटा ई प्लस ईटा हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन, हम स्मॉल ऑसिलेशन का कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब हम ये हमारे पास ये सिचुएशन आ गई साइन थीटा ई प्लस थीटा और कॉस थीटा ई प्लस थीटा। इनके आपको आपको मालूम है कि आप पास इनके फार्मूले मौजूद हैं, ठीक है, वो आप फार्मूले इस्तेमाल कर सकते हैं, या सिंपली आप चाहें तो आप उसको टेलर या एक्सपेंशन भी कर सकते हैं, जैसे आप उसको कहना चाहें। ये टेलर एक्सपेंशन कर लें या आम ट्रिग्नोमेट्रिक वेक्टर आप फाइंड करते हैं वहीं से निकल के आते हैं। तो जब आप इस वाली पार्ट को साइन थीटा थीटा ई प्लस थीटा को खोलेंगे तो आपके पास ये पोर्शन आ जाएगा। जब आप कॉस थीटा ई प्लस थीटा को इसको खोलेंगे तो आपके पास ये पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करें कि इसमें से ये खोलने के बाद कुछ चीज़ें इसमें से कैंसिल आउट होंगी, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि हम स्मॉल ऑसिलेशंस की बात कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा जब हम कॉस ईटा की बात कर रहे होंगे, तो व्हेन ईटा इज वेरी स्मॉल एंड टेंड्स टू जीरो है, ऐसी सूरत हाल में क्या होगा कि ये ईटा गोस टू वन हो जाएगा, ठीक है, एंड साइन ईटा गोस टू ईटा, क्योंकि जब ईटा जीरो का अप्रोच करने लगेगा तो वन हो जाता है, साइन ऑफ ईटा या ईटा अप्रोचेस टू जीरो हो तो वो ईटा को अप्रोच करने लगता है। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ से वन आ गया हमारे पास, दिस विल गिव यू वन एंड दिस विल गिव यू ईटा, ठीक है। एंड द सेम इज हेयर, यहाँ से वन आ जाएगा आपके पास और यहाँ से ईटा आएगा, यहाँ से वन आ जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपने जी माइनस जी ओवर एल साइन थीटा ई प्लस ईटा टाइम कॉस थीटा ई और माइनस ए ओवर एल कॉस थीटा ई, यहाँ से कॉस थीटा आ गया तो वन हो गया माइनस ईटा टाइम साइन थीटा, ठीक है। अब आपने क्या किया कि कुछ थोड़ा सा आपको रीअरेंजमेंट करनी है कि ये जो इक्विलिब्रियम वाले एंगल थे, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपने एल इसमें से कॉमन निकाल लिया, ठीक है, और और ये फॉर्म आपने जो है वो बना ली। इसमें दोनों तरफ माइनस है, आपने माइनस ओवरऑल कॉमन निकाला है, तो आपके पास जी साइन थीटा ई प्लस जी थीटा कॉस थीटा भी बचेगा, और यहाँ से ए आ गया और ये सॉरी हाँ माइनस वन ओवर एल निकाला हुआ है आपने बाहर, तो ए टाइम्स कॉस थीटा ई
प्लस ए टाइम्स ईटा साइन थीटा आई, ठीक है। अब आपने क्या किया कि सिर्फ ये जो थीटा डिपेंडेंट, जो ईटा डिपेंडेंट टर्म्स हैं, ये आपने एक साथ कर ली है। अच्छा, ये जो पूरी ये वाला जो पार्ट है, दिस होल पार्ट, राइट, बाय यूजिंग 7.37, 7.37 कौन सी है, ये हमारे पास ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इक्विलिब्रियम की इक्वेशन थी, इसकी वजह से दिस होल थिंग विल बी जीरो, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ ये बची, और ये बचने भी चाहिए क्योंकि ये ईटा जो है वो वेरिएबल है, और तो सारी फिजिक्स इसमें हो रही है। तो हमारे पास क्या बचा है, ईटा डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/L, ठीक है। और ये पूरी चीज़ आ गई जी थीटा ई माइनस ए साइन थीटा ई टाइम थीटा, ठीक है। अब याद रहे हमेशा कि जब भी आपके पास ये एक वेरिएबल है, इसका डबल डॉट है यानी कि एक्सेलरेशन है, और ये वो वेरिएबल है यहाँ पर, जो भी चीज़ यहाँ पर होगी, ये सॉरी इस माइनस को हटा के, इस माइनस को हटा के जो भी चीज़ आपके पास है, दिस इज योर एंगुलर एक्सेलरेशन, ओ सॉरी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, बस ये आपको जहन में होना चाहिए। देखिए, कंपेयर इट, जो हमने इससे पहले फॉर एग्जांपल 7 पॉइंट, जो आपकी पिछली जो हमारे पास एग्जांपल थी, लेट्स कॉल इट 7.5 थी, जो हमने की थी, ठीक है, आपको याद है। मैंने कहा था अगर फर्ज करें इफ ओमेगा इज इक्वल टू जीरो, राइट, तो हमारे पास थीटा डबल डॉट माइनस जी ओवर बी, और यहाँ हमारे पास साइन थीटा बचा था, ठीक है। अगेन अगर साइन थीटा थीटा बहुत छोटा होता है, थीटा के बराबर हो जाएगा, तो थीटा डबल डॉट, ठीक है, थीटा डबल डॉट माइनस जी ओवर डी, डी की जगह मैं लेंथ लिख रहा हूँ, ठीक है, जस्ट कॉल इट लेंथ थीटा, ठीक है। तो आप देखिए ये थीटा डबल डॉट है और फिर ये उसका वेरिएबल है, ठीक है। ये पूरी चीज़ ये जी ओवर एल दरअसल क्या है, आप उसको आमतौर पर ओमेगा कहते हैं, एंगुलर फ्रिक्वेंसी। तो चाहे इक्वेशन कितनी ही कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, ये सॉरी हाँ, ये इक्वेशन कितनी ही कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, इस वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो ओमेगा स्क्वायर है, ये ख्याल रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, बजाय इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहने के, आपको ये जो इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है, साइन थीटा टेन थीटा ई माइनस ए ओवर जी, इसकी मदद से आपको कॉस थीटा ई और साइन थीटा ई की वैल्यू ज़रा मालूम करेंगे। ये छोटा सा, छोटी सी आप वो समझ लीजिए, आपकी एक्सरसाइज है और होमवर्क है कि आप इससे ये लेकर आ रहे हैं, अनदर होमवर्क फॉर यू, कि यहाँ पर आप कॉस, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है आपके पास, टेन थीटा ई इज इक्वल टू माइनस माइनस ए ओवर जी है, इसको देखते हुए, राइट, आप साइन और कोसाइन की वैल्यू मालूम करेंगे, वो कि आप यहाँ पुट करेंगे, और उसके ज़रिए से आपके पास ये ईटा डबल डॉट या वो ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ओवर एल फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये पूरी चीज़ एग्जैक्टली ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, जैसे उसने यहाँ पे लिखा है। अगेन आप देखें कि अगर आप एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ड है उसको आप जीरो कर देते हैं, यानी कि कार्ड रुक गई, ठीक है, एक्सेलरेशन जीरो हो गई, तो आपके पास ओमेगा स्क्वायर क्या बचेगा, जी ओवर एल, राइट, क्योंकि स्क्वायर रूट है ना, तो ये स्क्वायर रूट आपने इसको अप्लाई हो गया, ये जीरो हो जाएगा। तो इफ जैसे यहाँ उसने बताया हुआ, अलग लिखने की जरूरत नहीं है, ये एग्जैक्टली वही चीज़ बन जाएगी जो आपके पास सिंपल पेंडुलम की है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि जब भी आपके स्मॉल स्मॉल ऑसिलेशन की बात की जाए और आपसे कहा जाए कि आप उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी मालूम करें, तो जो भी कोएफिशिएंट, ये जो आपके पास फ्री कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे उसका डबल डेरिवेटिव है, तो जो भी माइनस के बाद जो भी कोएफिशिएंट लिखा हुआ है, दैट शुड बी द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये अपने आप बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर करना है अपने पास, चाहे यहाँ पे कोई, यहाँ पे ये टर्म कितनी ही कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, बट दैट विल बी योर ओमेगा स्क्वायर। And let's move on to 7.7 example. देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि a bead slides along a smooth wire bent in the shape of a parabola
that is z equals to c r square, where c is some constant. आप यकीन तौर पे c की डायमेंशन निकाल सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लेंथ है तो लेंथ स्क्वायर है, तो व्हाट शुड बी द डायमेंशन ऑफ c? ठीक है, याद निकालिए। The bead rotates in a circle of radius r, right? When the wire is rotating about its vertical symmetry axis with angular velocity omega. Find the value of c. आपको c की वैल्यू मालूम करनी है, राइट? तो c की वैल्यू, देखिए इसको पहले इसकी फिगर समझिए जो कि इसने यहाँ पे दी हुई है, ये बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए, फर्ज करें ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। देखिए जो बीड है, ये एक सर्कल, जो कि बेसिकली असल में शुरू में है क्या, आपके पास एक वायर है इस शेप का, ठीक है, और उसके अंदर एक बीड है, बीड पड़ी हुई है, यानी कि मोटी समझ लीजिए। और वो जो वायर है वो अबाउट, मैं अगर थोड़ा सा साफ बना दूँ, ये हमारे पास जेड एक्स है, इसके अराउंड इसने घूमना शुरू किया जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। तो ये उस घूमने की वजह से ये बीट जो है वो एक सर्कल के अंदर मूव करना शुरू कर देगी, और सर्कल का रेडियस जो है वो फिक्स है, ठीक है। अब ये फॉर एग्जांपल ये यहाँ भी घूम सकती है, लेकिन जब भी वो किसी एक खास रेडियस में घूमेगी तो उसका रेडियस फिक्स होगा। लेकिन वो ये यहाँ भी घूम सकती है, यहाँ भी घूम सकती है, यहाँ भी घूम सकती है, कहीं भी घूम सकती है, इसलिए स्मॉल आर फिलहाल फिक्स नहीं है। लेकिन जब भी वो किसी फिक्स सर्कल के अंदर घूमेगी उस वक्त रेडियस फिक्स होगा, ठीक है। तो आपने देखा, एक नज़र और देख लीजिए कि इसके अंदर अगेन ये जो है वो इस जेड एक्सिस के अबाउट मूव कर रही है, सर्कुल सर्कुलर मूवमेंट है। तो इसके अंदर सिलेंड्रिकल सिमेट्री जो है मौजूद है, ठीक है। सिलेंड्रिकल सिमेट्री में क्या होता है कि आप किसी भी एक एक्सिस के अराउंड आप जो सर्कुलर सर्कुलर मोशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, सॉरी, तो देखिए हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट, तो क्या हमें ऐसी सूरत है, हमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट इस्तेमाल ही करने पड़ेंगे, जो कि आर, थीटा और जेड है, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट है एक तरह से, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा कि दो में से तीन में से दो जो वो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हमारे पास गुड कोऑर्डिनेट होंगे। लेकिन उसके साथ साथ इसने एक चीज़ और कह दिया, बी रोटेट इन अ रेडियस ऑफ इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। तो ये फर्दर हमारी इक्वेशंस को सिम्प्लीफाई करने में में हमारे काम आएगा। तो इन जनरल अगर हम काइनेटिक एनर्जी लिखें, ठीक है, तो वो काइनेटिक एनर्जी ये होगी कि एम टाइम्स आर डॉट स्क्वायर जेड डॉट स्क्वायर, और ये एंगुलर पार्ट आर थीटा डॉट स्क्वायर, जो हम इससे पहले भी देख चुके हैं। पोटेंशियल एनर्जी अगेन हमने इस तरह चूज़ की है कि जब जेड इक्वल टू जीरो हो तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, यानी कि जब ये पार्टिकल यहाँ पर आ जाए बिल्कुल, तो बिल्कुल बॉटम पे, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, एम जी जेड, ठीक है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन लिखिए जेड इक्वल टू सी आर स्क्वायर। अब यहाँ हमें जेड स्क्वायर चाहिए, जेड डॉट स्क्वायर चाहिए, तो हमने जेड डॉट निकाला जो कि बराबर है टू सी आर डॉट आर, ठीक है ना। ये हमारे पास है ना, तो जो हम इसका डॉट डेरिवेटिव लेंगे तो टू नीचे उतर आएगा, सी आ गया, आर वैसे का वैसे उतर आया, फिर आर का डेरिवेटिव, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू उठाएंगे और आगे यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये ख्याल रहे कि एक चीज़ इसने और दी हुई है, और वो ये दी हुई है कि उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है या वो ओमेगा है, ठीक है। तो हमें हमें ओमेगा का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो वी हैव थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी, और थीटा डॉट जो है वो सिंपल जो है वो ओमेगा के बराबर है। अब हम हमारे लिए काम करना आसान हो गया, तो टी की जगह हमने आर, जो हमने अभी क्वेश्चन लिखी थी, आर डॉट की जगह तो आर डॉट रहा, और ये जेड डॉट आ गया, और यहाँ हमारे पास थीटा आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर आ गया जो कि इसके बराबर है, और ये हमारा जेड आ गया, एम जी जेड था, जेड ये आ गया।
अच्छा, अब देखिए प्रॉब्लम ये है कि हमें मालूम करना है सी की वैल्यू। जब ये जो इक्वेशन है हमारे पास सी इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू सी आर स्क्वायर, जब किसी फिक्स रेडियस आर में हो, वो किसी फिक्स सर्कल में घूम रही है, तो हम यहाँ पर एकदम कैपिटल आर की जगह पे कैपिटल आर फिक्स नहीं कर सकते, अदरवाइज सब कुछ जीरो हो जाएगा, मतलब इक्वेशन कांस्टेंट हो जाएगी। हम क्या करेंगे, पहले आर के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे और फिर उसको वहाँ पे हम स्मॉल आर को रिप्लेस कर देंगे कैपिटल आर से, जो कि कांस्टेंट है, तो वहाँ से हम फिर ये सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास लैग्रेंजियन आ गया। हमने पार्शल आर पार्शल एल बाय पार्शल आर डॉट हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे दो कंस्ट्रेंट इक्वेशन बन गई हैं, एक ओमेगा की वजह, एक ओमेगा की वजह से, दूसरी जेड की वजह से। तो अब ये पूरी इक्वेशन जो है आप देखें कि ये सिर्फ और सिर्फ आर के टर्म में लिखी जा रही है, बाकी तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। पार्शल एल बाय पार्शल आर डॉट करें तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से आ जाएगी, ये दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, फिर उनका आपने डेरिवेटिव ले लिया तो फिर आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये ख्याल रखिएगा। आर डॉट है तो डबल डॉट पे आ गया। फिर यहाँ से आप, यहाँ पे आपको अगेन यू इंटू वी लगाना पड़ेगा। एक दफ़ा आर स्क्वायर को डेरिवेटिव करना पड़ेगा, आर डॉट को छोड़ेंगे, दूसरी दफ़ा आर स्क्वायर को छोड़ेंगे और आर डबल डॉट छोड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे हो गया। ठीक है, फिर आपको पार्शल एल बाय पार्शल आर भी मालूम करना पड़ेगा, तो आप देखें आर की डिपेंडेंस यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर, ये आपके पास आ गया। तो इन दोनों को ये जो हमारे पास इक्वेशन है पार्शल एल बाय पार्शल आर इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ पार्शल एल बाय पार्शल आर डॉट, इसमें आप पुट कर दीजिए और सॉल्व कीजिए तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये देखने में बहुत मुश्किल से लग रही है, लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या है कि वो एक फिक्स सर्कल के अंदर घूम रहा है, तो वहाँ पर हम आर को रिप्लेस कर देंगे कैपिटल आर से, जो कि कांस्टेंट है। तो वो तमाम इक्वेशन के पार्ट यहाँ पे हमारे पास आर डॉट होगा और आर डबल डॉट होगा, वो रिप्लेस हो जाएगा कैपिटल आर डॉट से और कैपिटल आर डबल डॉट से, और जो कि ये दोनों सूरत में ये सब जीरो के बराबर है, क्योंकि कांस्टेंट है। तो हमारे पास सिर्फ क्या इक्वेशन बची, सिर्फ ये आखिरी हिस्सा बचा, कैपिटल आर टाइम्स टू जी सी माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप कि आपने अब तक सी की वैल्यू, सी की डायमेंशन गैस कर ली होंगी, और अगर नहीं किए हैं तो आपको यहाँ से अंदाज़ा होना चाहिए। तो ये पूरा जीरो जो है वो ज़ीरो के बराबर है, और आर ज़ीरो हो नहीं सकता, तो फिर क्या होगा, ये टू जी सी ओमेगा स्क्वायर जो है वो ज़ीरो के बराबर है। ये चलो मैं यहाँ माइनस लगाता हूँ, तो ये ज़ीरो के बराबर होना चाहिए। तो आप सी की वैल्यू अगर आप निकालने में इंटरेस्टेड हैं, तो ओमेगा स्क्वायर ओवर टू जी आ गया। अब अगर इसके डायमेंशन देखें तो आप देखें वन ओवर टी स्क्वायर के डायमेंशन ओमेगा स्क्वायर के हैं, मल्टीप्लाई जी, क्या होता है, लेंथ ओवर टाइम होता है, तो लेंथ जी चूँकि डिनोमिनेटर में इधर गया, जी से टी कैंसिल हुआ, तो वन ओवर एल ई होने चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये जो हमारे पास सी की डायमेंशन लेंथ की है, आर स्क्वायर की डायमेंशन लेंथ की है, तो सी जो है, अगर आपको यहाँ पर डायमेंशन लेंथ के लाने, तो सी मस्ट बी वन ओवर लेंथ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ जो हमारे पास सी की डायमेंशन आई है तो फिर इसमें, ठीक, इस तरह से हम ये चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। फिर आगे चलते हैं, एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, और वो एडफोर्ड मशीन की है, जो आपने शायद छोटी क्लासेस में देखी हो। कंसिडर द डबल पुलिस सिस्टम शोन इन फिगर 7.6, यूज द कोऑर्डिनेट्स इंडिकेटेड एंड डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए ये क्या चीज़ है, ज़रा पहले इसको देख लीजिए। ये इस प्रॉब्लम में उन्होंने आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। देखिए ये रिजिड सपोर्ट है, उसके साथ ये पुली वन लगी हुई है, उसके साथ मैस एम है, ये जो स्ट्रिंग्स हैं ये अनस्ट्रेचेबल हैं, मैसलेस हैं, और ये इसके साथ सेकंड पुली लग गई है। ठीक है, इसके साथ ये मास एम टू लगा हुआ है, ये स्ट्रिंग आ रहा है और ये स्ट्रिंग एम टू के साथ। अब आप ये देखिए कि यहाँ एक इसमें ये कोऑर्डिनेट एक्स दिया हुआ है, उसको वाई का वाई दिया हुआ है। देखिए ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं, आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये तो वर्टिकल डायरेक्शन है और ये वर्टिकल, ये तो ठीक है, ये गलत है, नहीं, ये कोऑर्डिनेट्स में कुछ भी हो सकते हैं। तो ये एक्स हो गए, इसके अगर एम वन के जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वन है, एम टू के कोऑर्डिनेट एक्स टू है। ठीक है, अच्छा,
यहाँ पर हमने जो लिया हुआ है, यहाँ पे ये पुली वन जो है वो x इक्वल टू 0 पे है और ये m जो है वो x पर है, ठीक है। इस तरह जो पुली टू है उसकी जो कोऑर्डिनेट है वो l माइनस एक्स, ठीक है। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक अगर ये पूरी लेंथ l है तो माइनस एक्स कर दें तो आपके पास ये आ गया। इसी तरह अगर ये यहाँ से यहाँ तक y है, ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट है वो l2 माइनस वाई है। तो इस तरह हमने M1 मतलब पुली की लोकेशन मालूम हो गई है। बेसिकली हमने M1 के लोकेशन मालूम की, कोऑर्डिनेट मालूम किए, M2 के किए और M3 के, ठीक है। ये हमने किया है। तो जैसे आपने आप पढ़ भी सकते हैं, कंसिडर द पुली टू बी मैसलेस। हमने पुलिस वगैरह को आपको पता है तमाम चीज़ों में मैसलेस लेते हैं। और L1 L2 the length of the rope hanging freely from each of the pulleys। और याद रखिएगा कि हम यहाँ पे लेंथ वगैरह यहाँ पे जो है वो डिस्टेंस की हम नहीं कंसिडर करते। द डिस्टेंस x एंड y आर मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पुलिस, ठीक है। ये सेंटर ऑफ द पुलिस से हमने ये एल और L1 और L2 हमने मालूम किए हैं। जैसे कि यहाँ ये कह रहा है, लेट L1 and L2 be the lengths of the rope hanging freely from each of the two pulleys. The distance x and y measured from the center of the two pulleys। और x और y जैसे कि यहाँ दिखाया गया है सेंटर से आप। अब अगर आप मैथ्स वन की बात करें, इसकी वेलोसिटी सिंपल है, v1 इज जस्ट एक्स डॉट। v2 के लिए आपको इस पूरे कोऑर्डिनेट जो इसके m2 है, इसके पूरे जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या किया, डी वाई बाई डी टी ऑफ एल माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये यहाँ तक का, ये एल माइनस एक्स तक जो है वो यहाँ तक आ गए, पुली तक आ गए, और प्लस वाई किया आपने तो आप जो है वो M2 तक आ गए, ठीक है। ये याद रहे कि यहाँ से यहाँ तक L1 माइनस एक्स है और यहाँ से यहाँ तक प्लस वाई है। तो जो कोऑर्डिनेट आपको M2 के जो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं वो L1 माइनस एक्स प्लस वाई हो गया, जो कि जब आप जो कि L1 तो कांस्टेंट है तो बेसिकली टर्न्स आउट टू बी माइनस एक्स डॉट प्लस वाई डॉट, ठीक है। इसी तरह आपको जो V3 है यानी M3 के लिए मालूम करने पड़ेंगे। तो वो दरअसल क्या होगा, वो दिस प्लस दिस है, L1 माइनस एक्स प्लस L2 माइनस वाई, वो यहाँ पर आ गया। तो वो जब आप इसके डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस एक्स डॉट प्लस वाई डॉट आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास M1 V1 स्क्वायर प्लस M2 V2 स्क्वायर प्लस M3 V3 स्क्वायर है। अब आप इसमें इनकी वैल्यूज डाल दीजिए, थोड़ा सा अलजबरा करें, आपके पास काइनेटिक एनर्जी ये आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी जो है, अगेन आप x इक्वल टू 0 पे, जब ये आप यहाँ पर आप इसको 0 मान रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है, x इक्वल टू 0 पे, उसके लिहाज से आप U1 U2 U3 लिखते हैं। तो U1 आपके पास mg m1 g x आ गया। अब यहाँ पे x लिखेंगे वर्टिकल डायरेक्शन है, और ये M2 के लिए आ गया, ये M3 के लिए आ गया, ठीक है। अब आप इसको उठा के जो लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन है, यहाँ मतलब आप अगेन क्या करेंगे, L इक्वल टू माइनस यू है, ये पूरी चीज़ माइनस दिस होल थिंग। आप इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास जो है ये दो इक्वेशन आ जाएंगी, क्योंकि आप अलग-अलग जो है एक्स डॉट और वाई डॉट के लिए आप मालूम कर सकते हैं, राइट। दिस इज समवॉट कॉम्प्लिकेटेड बट दिस इज द वे टू डू इट, ठीक है। So this is all about all the examples covered in Thornton and Marion, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि आप साथ में चाव की एग्जाम्पल में, तो आप देखिए कई एग्जाम्पल सेम है इसके अंदर, थॉर्नटन के अंदर, चाव के अंदर, लेकिन कुछ एग्जाम्पल चाव में बहुत अच्छी दी थी और वो डिफरेंट है मैरियन से। तो प्लीज़ उनको ज़रूर कीजिए, नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछिएगा। अब हम इसके अंदर एक और काम करेंगे, वो ये लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन हम ड्राइव करेंगे बाय हैमिल्टन प्रिंसिपल। हमने इससे पहले लैग्रांज इक्वेशन जो ड्राइव की है वो हमने सिर्फ कंपैरिजन के जरिए से किया। आपको याद है हमने शुरू में कंपैरिजन किया कि हमने 6 चैप्टर में ऑयल लैग्रांज इक्वेशन कैसे ड्राइव की थी, और उसको कंपेयर करके हमने लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन बना ली थी। लेकिन अब की दफ़ा हम इसको ज़्यादा फंडामेंटल तरीके से यानी हैमिल्टन प्रिंसिपल से हम इसको ड्राइव करेंगे, जो कि इसका सबसे स्टैंडर्ड तरीका है, जैसे कि इसने यहाँ पे बताया हुआ है। और इसके अंदर हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट वगैरह के कॉन्सेप्ट हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए असल में हम हैमिल्टन प्रिंसिपल्स
हमें क्या कहता है आपको याद है? हैमिल्टन प्रिंसिपल मैंने अपने पहले जो नोट्स यूनिट 3 के उसमें मैंने लिखा भी था, अब उसको बाकायदा इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये जो है बेसिकली एक इंटीग्रल प्रिंसिपल है, ठीक है, या इंटीग्रल अप्रोच है, जिसमें हम ओवरऑल पार्टिकल का मोशन बिटवीन पॉइंट बिटवीन सम बिटवीन टू पॉइंट्स एंड टाइम देखते हैं। जैसे टाइम t1 है, एक लम्हा, मतलब आपने 5:05 पे एक पार्टिकल को एमिट किया और 5:06 पे आपने वो पार्टिकल को जो है वो दोबारा किसी पॉइंट के ऊपर देखा, तो ये आपने दो पॉइंट फिक्स कर दिए। अब वो पार्टिकल इन टाइम t1 से टाइम t2 के दरमियान, मतलब 1 सेकंड से दूसरे सेकंड के दरमियान किसी भी पाथ से होके किया हो, ठीक है। लेकिन हम जिस बात में इंटरेस्टेड होंगे ये वो बात होगा कि जिसमें कि ये इंटीग्रल जो है आई, राइट, फ्रॉम t1 टू t2, और ये लैग्रेंजियन जो है, लैग्रेंजियन टाइम dt, ये चीज़ पूरी जो है वो मिनिमाइज हो जाए। तो इस चीज़ को हम इस तरह लिख रहे हैं कि, अब मैं इसको ज़रा रीड आउट कर दूँ कि वी अडॉप्ट अ ग्लोबल व्यू, दैट इज़ व्हाट वी कैन से अबाउट द होल पाथ ऑफ अवर सिस्टम। हम तमाम पाथ की बात करेंगे। The actual path of a dynamic system differs remarkably way from other path taking in the same time, ठीक है, कि जो पाथ पार्टिकल वाकई में यहाँ से यहाँ तक जाने में लेगा, वो बाकी पाथ के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ भी हो सकता है, ठीक है। There is a certain quantity, if integrated with respect to time over the path, gives a result that has a stationary minimum or maximum value of the actual path, ठीक है। यानी कि इन तमाम पाथ्स में को अगर हम इंटीग्रेट करें फ्रॉम t1 टू t2, तो उसमें से जो स्टेशनरी या जिसका मतलब है मिनिमम या मैक्सिमम इंटीग्रल वो होगा कि जिसमें के ये जो है आई, जिसको हम आई कह रहे हैं या एक्शन हम आगे जाके कहेंगे, तो उसकी वैल्यू स्टेशनरी हो जाए। यानी कि ये मुमकिन पाथ आप देखिए मैंने मुख्तलिफ रंगों से बनाए हुए हैं, लेकिन नेचर के अंदर पार्टिकल जब t1 किसी टाइम t1 में मूव करता हुआ टाइम t2 तक जा रहा है, तो वो एक्चुअली वो पाथ फॉलो करता है या करेगा जिसमें कि ये इंटीग्रल जो है आई इक्वल टू t1 t2 ऑफ लैग्रेंजियन टाइम्स dt, ये चीज़ स्टेशनरी हो जाए या मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, ठीक है। ये आइडिया है, ठीक है। हर पाथ के लिए आप ये इंटीग्रल कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हर पाथ के लिए ये इंटीग्रल स्टेशनरी यानी कि मिनिमम या मैक्सिमम नहीं होगा। नेचर में जब पार्टिकल मूव करेगा फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अदर, हमेशा वो बात होगा कि जिसमें कि ये एक्शन जो है वो हमेशा स्टेशनरी होगा, या दैट इज मिनिमम और मैक्सिमम, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन फिजिकल केसेस, इट शुड बी अ मिनिमम, ठीक है। So for conservative system, the certain quantity is simply the Lagrangian of the system, the integral known as the action. So what we are talking about is the principle of least action. इसको बाज़ दफ़ा हम प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन भी कहते हैं कि एक ऐसा पाथ जो है वो फिजिकल सिस्टम फॉलो कर रहा है कि जिसमें एक्शन मिनिमाइज रहता है, ठीक है। और दिस इज ऑल्सो कॉमनली नोन एज हैमिल्टन प्रिंसिपल, ओके, 1833 में विलियम और हैमिल्टन ने इंट्रोड्यूस कराया था। तो याद रहे कि ये जो मैंने आई आपकी बुक आई इस्तेमाल कर रही है, अक्सर किताबों में इसको ए से भी जाहिर करते हैं, बाज़ दफ़ा एस से भी जाहिर करते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट दिस एक्शन इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम t1 टू t2 लैग्रेंजियन टाइम dt, ठीक है। और इसके डायमेंशंस क्या हैं? लेंथ आपको पता है, लैग्रेंजियन के डायमेंशन एनर्जी क्या है, dt इज टाइम, तो एनर्जी इनटू टाइम इज एक्शन, जो कि ये आई है। और फंडामेंटल एक्शन जो है नेचर का वो प्लांक है, प्लांक कांस्टेंट है। आप देखेंगे प्लांक क्या होता है, उसके जो यूनिट्स हैं वो जूल इनटू सेकंड है, ठीक है। तो ये ख्याल रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर हम ये सारा काम जो है वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के क्रम में कर रहे हैं। ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड थीटा फाई वगैरह कुछ भी हो सकता है। फिर the Lagrangian L is given by qi is a function of time taken on some prescribed value of t1 and t2, but may be arbitrarily varied for the values of t between t1 and t2, ठीक है। For each choice of set, ठीक है, हम हर जो है चॉइस ऑफ क्यू आईज के लिए हम एक यहाँ से ये जो पूरी इक्वेशन है 4.8 की आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे रही है,
ठीक है। एक्चुअल पाथ पार्टिकल का हमेशा वो होगा कि जिसमें कि इसकी वैल्यू स्टेशनरी होगा, ठीक है। तो ज़रा सा हम देखें कि डिफाइन इक्वेशन 4.8 defines a numerical value for L. Hamilton principle state that for a conservative autonomic dynamic system, the motion of the system from its position in configuration space at time t1 to its position at time t2 follows a path for which action integral 4.8 has a stationary value that is maximum or minimum, but in most of the cases it should be a minimum. In other words, of all possible paths along which a dynamic system might move from one point to another in configuration space within a specified time interval and consistent with the constraints, the path followed by the dynamic system is that where the value of action is stationary. ठीक है, यानी कि वो पाथ जो कि कंस्ट्रेंट्स के साथ सब चीज़ों के साथ कंसिस्टेंट होगा, हमेशा वो पाथ होगा, सिस्टम वो पाथ कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में लेगा फ्रॉम बिटवीन टाइम t1 टू t2, जहाँ पे ये जो इंटीग्रल है इसकी वैल्यू मिनिमाइज हो जाए, ठीक है, ये स्टेशनरी हो जाए, ठीक है। और आपको पता है, मैंने जैसे क्लास में भी डिस्कस किया था कि जब ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू हो किसी किसी फंक्शन की हो या मिनिमम वैल्यू हो किसी फंक्शन की, तो दोनों केसेस में रेट ऑफ चेंज जीरो हो जाता है। रेट ऑफ चेंज क्या होता है? सिंपल डी वाई ओवर डी एक्स, वाई और एक्स से मुराद यहाँ पे क्या है बेसिकली, इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहा है, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पर और डी वाई बाई डी एक्स या रेट ऑफ चेंज दरअसल क्या होता है? स्लोप होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लोप जीरो है, इसी तरह यहाँ पे स्लोप जीरो है, ठीक है। तो यही वजह और यही कि स्टेशनरी वैल्यूज भी हैं, स्टेशनरी पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो हमने जब इसको वेरिएशन को दिखाया इसके अंदर क्रॉनिकल डेल्टा में, राइट, क्रॉनिकल डेल्टा आई, और ये इसका जो वेरिएशन होगा, चूंकि ये स्टेशनरी है, इट शुड बी जीरो, राइट, इट इज समवेयर हियर और समवेयर हियर, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, I mean, most of the physical point of view, we will be talking about the minima of the system. Okay? Where Qi and hence Q dot is to be varied subject to delta Qi at T1 and the delta Qi at T2 is equal to 0. यानी कि हमें जो काम आपको याद होगा, हम सिक्स चैप्टर में भी देखा था कि जो वेरिएशन है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे यहाँ जीरो है, इन बिटवीन पाथ वेरी कर सकता है, ठीक है। The symbol chronicle delta refers to the variation in quantity between two paths. ये path के अंदर variation है, where जो normally जो d के साथ variation होती है, for example di for example, उसका मतलब क्या होता है? variation along the path, path के path में कैसे change हो रही है, for example path किस तरह से velocity change कर रहा है, so on, right? ये मतलब है इसका। लेकिन डेल्टा का मतलब है पाथ के अंदर एक पाथ है उससे दूसरे पाथ। अभी हम आगे जाके इसको देखते भी हैं, ठीक है। अब हम इसकी फॉर्मल जो डेरिवेशन है उसकी तरफ आते हैं, ठीक है। तो ये डेल्टा आप चाहें तो अगर आप जैसे हमने शुरू में इसकी किताब देखी, थ्रॉन्टन की देखी थी, सिक्स चैप्टर में जाके आप डेल्टा के बारे में दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। तो डेल्टा क्यू का बुनियादी तौर पर मकसद क्या होगा कि क्यू टू माइनस क्यू वन, दो पॉइंट्स के दरमियान दो पाथ हैं, उनके दरमियान किसी उन दो पाथ में फ़र्क एट सम टाइम टी, पर्टिकुलर टाइम टी, जैसे कि यहाँ पर है, ये एक पाथ है आपके पास जो Q1 का है और दूसरा पाथ ये एक और, सॉरी, ये एक पाथ है आपके पास, ये दूसरा पाथ है, तो ये जो डिफरेंस है डेल्टा क्यू, ये एक किसी पर्टिकुलर टाइम पर है। तो ये जो डेल्टा क्यू है ये दो पाथ के दरमियान का डिफरेंस है, बट नॉट द कि वो पार्टिकल की उस पाथ में क्या वेलोसिटी है या उसमें क्या वेरिएशन है, उसमें नहीं है, बल्कि पाथ के अंदर वेरिएशन है, ठीक है। एक तो ये, और ये किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हो रहा है, एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं, नॉर्मल जो हमारे पास आम डी वाई बाई डी टी डी वाई बाई डी एक्स होते हैं, वो और ये वेरिएशन कम्यूट करते हैं, दैट इज हमारे पास अगर डी वाई बाई डी टी ऑफ पार्शल क्यू, ये क्रॉनिकल डेल्टा क्यू हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसको अंदर भी लेके जा सकते हैं, राइट। यानी कि मैं इसको क्यू डॉट क्यू डॉट माइनस क्यू वन डॉट, या ये कहें कि मैं इसको अंदर ले जाऊं, ठीक है, यानी कि मैं इसको इस तरह भी, ये इस तरह भी वैलिड है, तो मैं इसको ऐसे लिखूं कि इसको बाहर निकाल लूँ
और डी वाई बाई डी टी ऑफ क्यू है। ठीक है, तो इससे ये मैं इसको क्यू डॉट भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये मतलब है इसका। या ये कहिए कि यहाँ हमने क्या किया कि आपको पता है कि अगर हम डेल्टा क्यू की अगर डेफिनेशन इस्तेमाल करें तो ये हमने जैसे भी देखा था, ये Q2 माइनस Q1 था। ठीक है, तो जब ये अंदर जाएगा तो Q2 डॉट हो जाएगा और फिर ये Q1 डॉट हो जाएगा, जो कि यहाँ so, okay, so we shall have constant occasion to use fundamental relationship permitting interchanges of operation of differentiation and variation. तो डेल्टा वेरिएशन है और ये डी वाई बाई डी टी जो है वो डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो हम जो है वो अपने तौर पे इस्तेमाल करते रहेंगे। जिस तरह यहाँ डिफरेंशिएशन जो है वो डिपेंड कर रही है कि आप कौन सी चीज़ पहले कर लें, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह जो इंटीग्रेशन के अंदर भी वेरिएशन जो है कम्यूट करती है, पहले वेरिएशन करें और फिर इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करके वेरिएशन करेंगे, जैसे। अच्छा, अब जैसे कि हमने 6 चैप्टर में देखा था, जब हम पाथ्स को वेरी कराएंगे, जैसे एक पाथ ये है, एक पाथ ये है, इनमें फ़र्क कैसे पैदा करें, तो उसके लिए हम ये इक्वेशन लिख रहे हैं क्यू आई टी, जो कि ओरिजिनली से ये टी का फंक्शन था, बट हमने एक नया पैरामीटर इंट्रोड्यूस कराया है अल्फा। क्यू आई इज अ फंक्शन ऑफ टी एंड अल्फा इज इक्वल टू क्यू आई टी कॉमा 0 प्लस अल्फा टाइम्स ईटा टी। अब आप देखिए कि ये वो पाथ है जो कि अल्फा पे डिपेंड नहीं कर रहा है, एक्चुअल पाथ है जो कि हमें मालूम करना है। फिर अल्फा इज सम स्केलिंग पैरामीटर या वेरिएशन पैरामीटर है, और ईटा इज सम न्यू फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो जब ये इसके अंदर ऐड हो रहा है तो उससे हमें एक नया पाथ मिल रहा है। ठीक है, और जो वेरिएशन है ईटा की, आपको याद होगा, एट एंड पॉइंट्स, एट टाइम t इक्वल्स टू 1 एंड टाइम t इक्वल्स टू q, t इक्वल्स टू t पे ये हमेशा हमें जीरो देंगे वैल्यू, क्योंकि वहाँ पर हम वेरिएशन नहीं देख रहे हैं। ठीक है, वेरिएशन एट टाइम t इक्वल्स टू 1 और t इक्वल्स टू यानी कि एट टाइम t, जैसे कि यहाँ उसने बताया हुआ है कि इनकी जो वैल्यूज़ हैं ईटा आई एट T1, ईटा आई एट T2, ये ज़ीरो है। ठीक है, जो हमने 6 चैप्टर में भी देखा था, क्वांटम के एग्जैक्टली वही चीज़ देखी। अब इसको देखते हुए हम वेरिएशन इन डेल्टा क्यू, सॉरी, वेरिएशन इन क्यू आई लिख सकते हैं, कैनोनिकल डेल्टा क्यू आई। आपको याद है हमने वहाँ पर डेफिनेशन देखी थी कि ये चीज़ जो वेरिएशन है वो एक्चुअली बराबर होती है पार्शियल क्यू आई ओवर पार्शियल अल्फा डी अल्फा। ठीक है, और ये चीज़ जब आप यहाँ पर लगाएंगे तो आप देखें कि पार्शियल क्यू आई ओवर पार्शियल अल्फा। ठीक है, तो ये चीज़ तो अल्फा से इंडिपेंडेंट है, ये जीरो हो जाएगी, तो हमारे पास ये हिस्सा बचेगा। जब आप इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं अल्फा के साथ, तो अल्फा तो गायब हो गया, तो ईटा आई डी अल्फा बचा। ठीक है, तो ये यहाँ से आ गया। सही है, ये हमने चीज़ें मालूम करके रखी हैं, अब आगे काम है। अब जैसे हमारे पास ये जो इक्वेशन 4.8 लिखी हुई थी यहाँ पे, इससे क्यू आई और क्यू डॉट आई का फंक्शन था। ठीक है, लेकिन हमने जो वेरिएशन कर रहे हैं इन जनरल, और उसकी वजह से अब ये जो पाथ्स हैं वो एल ई के साथ साथ अल्फा का फंक्शन भी हैं। इस वजह से हमें अब यहाँ पे लैग्रेंज एज अ फंक्शन ऑफ क्यू आई, where क्यू आई आर द फंक्शन ऑफ टी एंड अल्फा एंड क्यू डॉट आई आर द फंक्शन ऑफ टी एंड अल्फा। अब ये हमारे पास फुल जो है वो लैग्रेंजियन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमें अगेन स्टेशनरी वैल्यू मालूम करनी है, आपको पता है जैसे अभी हमने बात की, स्टेशनरी वैल्यू का मतलब क्या होगा कि वहाँ पर डेरिवेटिव अगर हम लें उस पॉइंट पे, तो वो डेरिवेटिव हमें जीरो मिलने चाहिए। ठीक है, अल्फा इसमें स्केलिंग पैरामीटर है या वेरिएशन पैरामीटर है, तो जब हम अगर पार्शियल आई और पार्शियल अल्फा लें तो वो जीरो के बराबर होना चाहिए, तो वो हमें इस फंक्शन की, जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, इसकी स्टेशनरी वैल्यू देगा। ठीक है, और वो जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो अल्फा फ्री होगी, अल्फा पे डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि अगर वो अल्फा पे डिपेंड कर रही होगी तो तब तो वो हमारे पास स्टेशनरी वैल्यू नहीं देगी। ठीक है, तो ये सब देखते हुए हम अगेन हम ये पार्शियल आई की डेफिनेशन बना देते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ ये पार्शियल आई ओवर पार्शियल अल्फा कहा था, तो हम इसकी मदद से वेरिएशन इन आई बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा मेन आइडिया तो वेरिएशन करने का है। ठीक है, तो वेरिएशन आई इन आई का मतलब क्या होगा, पार्शियल आई बाय पार्शियल अल्फा डी अल्फा शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हमें ये इंटीग्रल हमें मालूम करना है। यानी कि जब मैं ये कह रहा हूँ तो
पार्शल आई और पार्शल जो T1 से T2 तक और L, where L is a function of Qi, where Qi are the function of T and alpha, comma Q dot I, Q dot I is a function of T and alpha, times dt is equal to 0। ये मतलब है तो ये पूरी चीज़ इसके बराबर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हम मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखी, ठीक है, चूँकि हमें ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, राइट, और आपको ये भी मालूम है कि जैसे मैंने अभी क्यू आपको लिख के बताया था तो वो क्या था, Q2 माइनस Q1, यानी कि वेरिएशन है सिंपल एट पर्टिकुलर टाइम T1। तो ये जो हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखी है, दिस वन, राइट, इस पूरी इक्वेशन को हम जो है वो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे हम, ये जो टेलर एक्सपेंशन, ठीक है, टेलर एक्सपेंशन करते हैं। तो टेलर एक्सपेंशन क्या होती है, वो एफ, अगर फर्ज करें मैं एफ ऑफ एक्स एक्स नॉट प्लस एच की टेलर एक्सपेंशन करूँ तो पहली टर्म जो मेरे पास ये आ जाती है, ठीक है, जो कांस्टेंट होती है, प्लस एच टाइम्स एफ प्राइम इसका डेरिवेटिव, प्लस ये 1 फैक्टोरियल होता है, प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डेरिवेटिव एंड सो ऑन। तो एग्जैक्टली ये पहली टर्म हमारे पास कांस्टेंट आ गई, अल्फा फ्री आ गई, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये एच फ्री थी, ठीक है, इस तरह यहाँ पे ये अल्फा टाइम्स बीटा, क्योंकि ये यहाँ पे ये जो फंक्शन है वो क्यू का फंक्शन है, क्यू डॉट का, तो यहाँ पे गलती हुई है, मिसप्रिंट है, ये क्यू डॉट है, क्यू आई आ गया तो अल्फा बीटा आई पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई, प्लस अब इसमें एक और क्योंकि क्यू डॉट भी है तो ये अल्फा बीटा डॉट पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू क्यू डॉट आई, प्लस अल्फा स्क्वायर, यानी कि ये जो हायर ऑर्डर टर्म्स हैं वो हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे पास आई है, ठीक है। अब अगर मैं, क्योंकि मुझे मालूम क्या करना है, बेसिकली मुझे ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, तो मैंने पहले आई मालूम किया टोटल, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि मैं पार्शियल आई बाय पार्शियल अल्फा मालूम करूँगा। तो ये चीज़ कांस्टेंट है, ये अल्फा फ्री है, ये गायब हो गई, तो मेरे पास क्या बचा, अल्फा यहाँ से गया तो ईटा आई पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई बचा, और यहाँ पे ये अल्फा डेरिवेटिव जो चला गया 1 हो गया, तो ईटा ईटा डॉट आई पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू डॉट, और ये ऑर्डर अल्फा स्क्वायर टर्म्स, ठीक है। तो वो हम आगे जाके जितनी हाई ऑर्डर टर्म्स हम छोड़ देते हैं, तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन हम जो है वो लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो सेकंड टर्म है, जैसे आपको याद है 6th चैप्टर में हमने किया था, हमने इंटीग्रेटेड बाय पार्ट्स किया था, और बाय पार्ट्स करके हमने ये इक्वेशन हमने u इंटू वी माइनस वी डी यू का जो फार्मूला होता है वो हमने इस्तेमाल किया, और ये जो पूरी चीज़ है ये सरफेस टर्म बन जाती है, ये ज़ीरो हो गई। ये क्यों ज़ीरो हो गई, क्योंकि जब मैं यहाँ पर इसको खोलूँगा, लिमिट लगाऊंगा, तो ये दरअसल क्या हो रहा होगा, ये पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू डॉट आई एट ईटा आई एट टी टू होगा, माइनस पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू डॉट आई एट ईटा आई एट टी वन, ईटा ईटा आई एट टी वन, तो ईटा आई एट टी टू एंड ईटा आई एट टी वन ये तो ज़ीरो है, ये पूरी टर्म ज़ीरो हो गई, सरफेस टर्म ज़ीरो हो गई, तो मेरे पास ये हिस्सा बचा। तो इस पूरी चीज़ की जगह मैं यहाँ पर ये हिस्सा डाल दूंगा, तो मेरे पास पार्शियल आई ओवर पार्शियल अल्फा एट अल्फा इक्वल्स टू ज़ीरो, ये पूरी चीज़ आ गई, ठीक है। अब मुझे ये चीज़ कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ क्या करना है, मुझे डी अल्फा से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। मैंने क्या किया कि दोनों तरफ डी अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पूरी चीज़, तो ये पार्शियल आई बन गई, ठीक है, जैसे यहाँ बताया हुआ ये, और यहाँ पे मैंने जब डी अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ईटा आई डी अल्फा बन गया। तो इक्वेशन 4.11 को इस्तेमाल करें तो पार्शियल क्यू आई बराबर है ईटा आई डी अल्फा के, ये पार्शियल क्यू आई हो गया, सॉरी क्रॉनिकल डेल्टा क्यू आई हो गया। तो ये तो हमारे पास क्यू आई डेल्टा क्यू आई और डी टी जो है ये आर्बिट्ररी जो है वो बेसिकली वेरिएशन है, और एंड दिस होल थिंग शुड बी इक्वल टू जीरो, जैसे हमने शुरू में देखा, क्योंकि हमें स्टेशनरी वैल्यू चाहिए जब हम वेरिएशन कर रहे हैं एक्शन इंटीग्रल्स की, ठीक है, तो ये पूरी चीज़ जीरो के बराबर हो गई। तो अब ये चीज़ तो जीरो नहीं हो सकती, तो फिर क्या चीज़ जीरो होगी, दिस थिंग शुड बी इक्वल टू जीरो, एंड दैट गिव्स अस द
द लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्योंकि ये आर्बिट्रेरी है, सिर्फ और सिर्फ ये इस इन 2 पॉइंट को जीरो देता है, अदरवाइज आर्बिट्रेरी, तो ये जीरो नहीं हो सकता। तो जो चीज़ जीरो होगी वो वो सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट जीरो होगा, ये पार्ट जीरो होगा, तो ये चीज़ हमारे पास जो है वो ऑर्डर लैग्रांज इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो ये तो उस वक्त था कि जब हम हमारे पास सिस्टम कंजर्वेटिव हों। व्हाट अबाउट हमारे पास सिस्टम कंजर्वेटिव ना हो? ठीक है, तो उस सूरत हाल में क्या होगा कि हमारे पास ये जो वेरिएशन है, जो हमने लेंथ, हमने लेग्रांजियन सिंपल लिख लिया था, तो वहाँ पे ये वाला पार्ट जो है वो हमारे पास जो है वो मॉडिफाई होगा, तो डेल्टा टी प्लस दिस होल थिंग, and this and here qj are those forces which correspond to some non-conservative forces। ठीक है, क्यूजे जो है ये वो फोर्सेस हैं जो कि पोटेंशियल से ड्राइव नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो उस सूरत हाल में भी क्या होगा कि हमें जो है सारी कैलकुलेशन वही करनी जो हमने इससे पहले की हैं, बस ज़रा सा फर्क ये होगा कि हमने ये चीज़, इस चीज़ को हम अलहदा से ट्रीट कर रहे हैं और इसको हम अलहदा से ट्रीट करेंगे, यानी कि ये इसके अंदर सिर्फ डेल्टा टी होगा। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर जो है वो हम सॉल्व कर रहे हैं, और इसमें सारे वही स्टेप्स हैं जो हमने इससे पहले हमें जो है वो इसके अंदर प्रीवियस कैलकुलेशन में देखे हैं। तो यहाँ से हमारे पास इन टर्म्स ऑफ टी ऑयलर लैग्रांज इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हमने देखा था पिछली दफ़ा कि ये हिस्सा डेल्टा क्यू आई, इकोनॉमिकल डेल्टा क्यू आई हमारे पास अलहदा से आ गए थे और डी टी अलहदा से आ गए थे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे गौर करें तो अब हम इसको इसके साथ ऐड कर सकते हैं और डेल्टा क्यू आई और डी टी को हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हमारे पास सिचुएशन यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब अगेन ये पूरी चीज़ तो जीरो नहीं है, तो क्या चीज़ जीरो होगी? जीरो ये होगी पार्शल टी बाय पार्शल क्यू आई माइनस डी वाई बाई डी टी, पार्शल टी ओवर पार्शल क्यू डॉट आई प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, हम ज़रा सा इसको अरेंज करें, माइनस साइन से यहाँ मल्टीप्लाई करें और ये सब पहले लिख लें, ये सब बाद में लिख लें, तो पार्शल डी वाई बाई डी टी ऑफ पार्शल टी बाय पार्शल क्यू डॉट आई माइनस पार्शल टी बाय पार्शल क्यू आई इज इक्वल टू क्यू आई। इससे पहले ये जीरो था, आपको याद है जब हम लैग्रांजियन के फॉर्म में लिख रहे थे, अब की दफ़ा ये क्यू के बराबर है, क्यू इज सम जनरलाइज्ड फोर्स, राइट। ठीक है, तो ये जो क्यू हमारे पास आ रहा है ये वो फोर्स है जो कि पोटेंशियल डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, आप इसकी डायमेंशन आप देखिए, इसकी डायमेंशन कैसे मालूम करेंगे? आपको मालूम है कि आप इतना हिस्से को अगर हम मालूम करें, राइट, या डी बाय बाई डी टी, आप अगर आपको मालूम है पार्शियल टी बाय पार्शियल क्यू डॉट करते हैं तो आपके पास क्या आता है? मोमेंटम आती है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर है? फोर्स के बराबर है। तो ये क्यू जो है इस सम फोर्स, इस सम जनरलाइज फोर्स, राइट, ये कोई जनरलाइज फोर्स है आई मीन हमारे पास जो कि पोटेंशियल डिपेंडेंट नहीं है, पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ये हमने यहाँ पे निकाल ली। लेकिन अगर फर्ज करें इन फोर्सेस के अलावा हमारे पास कोई ऐसी फोर्सेस भी हों, ठीक है, जो कि पोटेंशियल से ड्राइव की जा सकती है, यानी कि एक ऐसा सिस्टम हो जो कि जिसका कुछ हिस्सा जो है हमें कंजर्वेटिव हो। ठीक है, या या मैं इसको इस तरह कहूँ कि इफ सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम आर कंजर्वेटिव, यानी कि एक हमारे पास सिस्टम है, उस पर कुछ ऐसी फोर्सेस लग रही हैं क्योंकि पोटेंशियल से ड्राइव नहीं हो रही हैं, वो तो ये आ गई। लेकिन अगर फर्ज करें कुछ इस पर ऐसी फोर्सेस भी लग रही हों जो कि पोटेंशियल से ड्राइव हो सकती है, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्सेज हों, तो उस सूरत हाल में क्या होगा कि हम यहाँ पर ये जो हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई हैं, इसको हम बहुत आसानी के साथ डी वाई बाई डी टी को हमने यहाँ लिखा और हम इसको पार्शल क्यू डॉट आई लिख रहे हैं, यहाँ टी माइनस यू भी कर सकते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर अब कि पोटेंशियल जो है वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं होंगे, तो आपको पता है कि जब आप क्यू डॉट से उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो सिर्फ वो हिस्सा आपके पास बचेगा जो कि सिर्फ कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड कर रहा हो। तो इस वजह से हमने यहाँ पे क्या किया, इन जर्नल हमने यहाँ पर भी माइनस यू कर दिया, और इसी तरह ये पार्शल बाय पार्शल क्यू आई है। ठीक है, यहाँ हमारे पास टी था, यहाँ से भी हमने यू के साथ
हमने बेसिकली ऐड किया। अगर आप गौर करें, यहाँ हमने माइनस यू किया है तो यहाँ हमने प्लस यू किया है, अंदर ले जाने की वजह से माइनस माइनस प्लस हो गया है, इसलिए हमने माइनस लिखा है। ठीक है, अदरवाइज हमने क्या किया कि इस इक्वेशन के अंदर जो है वो ये चीज़ या ये हिस्सा जो है वो यानी कि डी वाई बाई डी टी ऑफ पार्शल क्यू बाय पार्शल क्यू डॉट जो कि यू के ऊपर लग रहा है वो हमने यहाँ पे ऐड किया। या बहुत ही सिंपल मानों में आप ये समझें कि हमने यहाँ पे यू को इंट्रोड्यूस करा दिया है। अगर क्यू डॉट यू पे डिपेंड नहीं, यू क्यू डॉट पे जब डिपेंड नहीं कर रहा तो ये सब जीरो हो जाएगा, कर रहा है आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप इस पूरी इक्वेशन को लेग्रांजियन यानी कि मोर जनरल करके लेग्रांजियन फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और उस सूरत हाल में चूंकि अब ये क्यू जो है वो महज वो फोर्सेस नहीं हैं जो कि वेलोसिटी डिपेंडेंट है, बल्कि ये अब यहाँ पे चूंकि पूरा लैग्रेंजियन आ गया, फुल फ्लैश लैग्रेंजियन आ गया है, तो ये वो फोर्सेस हैं, रिप्रेजेंट फोर्सेस नॉट अराइजिंग फ्रॉम द पोटेंशियल। L contains potential of the conservative forces, ठीक है, and Qj represent the forces not arising from the potential। क्योंकि अब ये हिस्सा चूंकि ये प्योरली हमने लिखा हुआ था टी के लिए, अब चूंकि लेग्रेंजियन आ गया तो ये फोर्सेस जरा से डिफरेंट हो गई हैं, हमने इसको प्राइम कर दिया बजाय क्यू कहने के। तो जो इसका नेट रिजल्ट है वो ये है कि लेग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन आर सेट ऑफ एन डिफरेंट एन ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बेसिकली सेकंड ऑर्डर। ठीक है, तो एन से मुराद क्या है कि हमारे पास क्यू जेज एन है, तो ये एन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यानी कि अगर दो इक्वेशन है तो हमारे पास दो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल होंगी, अगर चार वेरिएबल्स होंगे यहाँ पर चार सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी, और उसमें एन अननोन्स हैं। ठीक है, एन अननोन्स है हमारे पास, और और ये कि हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन होंगे वो टू एन इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट्स होंगे। तो टू एन क्या होंगे, हमें पता है कि एक सेकेंड ऑर्डर है, तो एक तो हमें पार्टिकल की पोजीशन चाहिए, एक एक वैल्यू एक इनपुट चाहिए, सेकंड हमें पार्टिकल की वेलोसिटी चाहिए एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो, या इनिशियली, यानी कि एट टाइम इन द बिगिनिंग एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो हमें पोजीशन चाहिए और पार्टिकल की वेलोसिटी चाहिए, यानी क्यू आई की वैल्यू चाहिए और क्यू डॉट की वैल्यू चाहिए। ये दो चीज़ें मिली हुई हों तो हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये याद रहे कि ये जो क्यूज यहाँ पर आ रहे हैं, क्यूज आर आर नॉट एनर्जी और समथिंग, बट दे आर द फोर्सेस, राइट, जनरलाइज फोर्सेस हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते कि वो फोर्सेस थी जो कि हमने क्यू के फॉर्म में लिख रहे थे, या पार्शियल टी में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिख रहे थे। ठीक है, जो कि वेलोसिटी डिपेंडेंट थी, आप देखें को भी यहाँ पे सारी वेलोसिटीज वगैरह आ रही हैं। जबकि जब हमने इसमें लैग्रेंजियन वगैरह भी इंट्रोड्यूस करा दिया, ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे मुझे ये नहीं कहना चाहिए वेलोसिटी डिपेंडेंट, अभी हम इस तरह की बात नहीं करें, बल्कि हम ये कहें कि ये क्यू जेज वो हैं जो कि पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करते हैं, पोटेंशियल से नहीं आ रहे हैं, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी से आ रहे हैं। लेकिन अगर हम इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके लैग्रेंजियन में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, तो अब की दफ़ा फिर हमें यहाँ प्राइम लगाना पड़ जाएगा, क्योंकि ये वो फोर्सेज हैं जो पोटेंशियल से नहीं आ रही हैं, जो कि बेसिकली टी से आ रही हैं। और यू तो हमने इंट्रोड्यूस करा दिया, हमने यहाँ पे यू इंट्रोड्यूस कराया, क्योंकि वो इक्विवेलेंट है इस चीज़ के कि जब मैं अगर इसका डेरिवेटिव लूँगा क्यू क्यू डॉट से तो वो वापस जीरो हो जाएगा। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन इक्वल है, इसे लिखने का तरीका। ठीक है, तो ये वाली बात है। तो नॉर्मली हम जो लैग्रेंजियन इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे वो यही होगी, तो हम इससे पहले देखते रहेंगे। ये जो है वो एट सम पर्टिकुलर प्लेसेस में हम इस्तेमाल करने में हम पर्टिकुलर केसेस में इस्तेमाल करेंगे, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी विल नॉट बी यूजिंग दैम। हम यूनिट 5 में कुछ ऐसे एग्जाम्पल हम करेंगे जहाँ पर जो पोटेंशियल होंगे वो वेलोसिटी डिपेंडेंट होंगे, वहाँ पर आपस फोर्सेस जो आएंगी वो भी पोटेंशियल वो पोटेंशियल वो भी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही होंगी, तो वो हम वहाँ पे देखेंगे। लेकिन इसके अलावा आपका वास्ता कभी भी इस तरह की सिचुएशन से इस कोर्स में नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ मैं इस कोर्स इस चीज़ को इस लेक्चर को रोकता हूँ, और फिर हम अगले लेक्चर में जो इसका आखिरी हिस्सा है इस यूनिट का
वो हम कवर करेंगे, आप नोट्स में देख सकते हैं। और उसको कवर करने से पहले मैं आपसे कहूँगा, और ये हिस्सा जो है मैंने जो कवर किया है, जैसे कि मैंने आपसे कहा शुरू में, मैंने लिख दिया था कि ये हिस्सा मैं सारा चाव से कवर कर रहा हूँ, ठीक है। राइट, ये हिस्सा जो था मैं लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन के जो हमने हैमिल्टन प्रिंसिपल से ड्राइव किए, ये हमने इस्तेमाल, ये हमने यूज़ किए चाव की किताब, ठीक है। तो इस हिस्से के लिए बस हमने ये किया है, और बकिया हम वापस जाएंगे थ्रॉन्टन की तरफ। और ये 7.7 जो है थ्रॉन्टन का, दिस इज थ्रॉन्टन, वापस हम चले गए थ्रॉन्टन की तरफ। ये आप ज़रा इसको पढ़िएगा, एसेंस ऑफ लैग्रेंजियन डायनामिक्स। और ये फिर जो हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो आप पढ़िएगा कि थ्योरम concerning to the kinetic energy, and that leads to the last topic of this unit, conservation theorem probability, ठीक है। तो okay, I will see you in the next class.